जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। इस सिंगल वीडियो में हम पूरा इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखें, लेकिन याद रखिए कि वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के जितने भी है आप नोट्स बनाइए। पहले ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए और इस वीडियो से आप बहुत अच्छी जानकारी अपने पास रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख रहे हो, ये है हमारा देश प्यारा भारत। तो सबसे पहले हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझेंगे। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, अक्षांशीय विस्तार। और जो देशांतरीय विस्तार है भारत का वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है, इसको जानने से पहले हमारे को कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है उसका काल्पनिक नमूना होता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइन्स होती है, कुछ हॉरिजॉन्टली होती है, कुछ वर्टिकली होती है। जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, या इनको लैटिट्यूड कहा जाता है क्योंकि ये लेटी होती है। तो जो बीचों बीच पृथ्वी के एक रेखा गुजरती है जिसे हम भूमध्य या इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री कहलाता है, 0 डिग्री अक्षांश। इससे ऊपर को 90 लाइनें होती है और निचली साइड को भी 90 लाइनें होती है, 1-1 डिग्री पे। तो जो ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और निचले वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो ऊपर का 90 डिग्री पे जो बिंदु होता है उसे हम नॉर्थ पोल, और नीचे जो बिंदु होता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। ऐसे करके 23.5 डिग्री से जो लाइन जाती है उसे हम कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो लाइन गुजरती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है 8 राज्यों से, तो भारत की स्थिति उत्तर हेमिस्फीयर में आती है। और देशांतर रेखाएं वर्टिकली इस तरह से होती है, जिनका मुख्य जो यूज़ है वो टाइम डिसाइड, इंटरनेशनल डेडलाइन, इसके पर्पज किया जाता है। इन दोनों रेखाओं का यूज़ एक साथ किया जाता है किसी एक जगह की लोकेशन निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 2 अक्षांश और 2 देशांतरों के बीच कौन सी जगह आती है, वहाँ से किसी एरिया की लोकेशन का पता चलता है मैप ग्लोब पे। तो यही है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके लिए और वीडियो हमने बनाई है अपने जिस अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। पहले हम भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसे गौरमाथा कहा जाता है और वो गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमने जाना कि इंदिरा कॉल, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री से लिया गया है, 82.5 डिग्री से लिया गया है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ये भी हम याद रखेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम समय मात्रम रेखा कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इंडिया का जो समय मापक है वो कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे। जो ये 82.5 डिग्री की लाइन है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर हम एक बात याद रखेंगे कि जो प्रयागराज मिर्ज़ापुर नैनी है, प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज मिर्ज़ापुर नैनी से भारत का समय मापक लिया गया है। भारत का जो समय कहाँ से निर्धारण किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर शहर के नैनी नामक जगह से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है समय मापक रेखा, 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। फिर एक चीज़ हम यहाँ पे और याद रखेंगे कि भारत का जो समय मापक है ये ग्रीनविच, देशांतर की जो 0 डिग्री लाइन है उसे हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। ग्रीनविच से पूरब की तरफ जितने भी देश होते हैं उनका टाइम प्लस में होता है, और ग्रीनविच से जितने भी वेस्ट की तरफ देश होते हैं उनका टाइम माइनस में होता है। ग्रीनविच को हम 0 टाइम मानते हैं। अगर मान लो ग्रीनविच पर 1 बजा है तो
इस साइड को जितना भी टाइम होगा वो प्लस में होगा और इस साइड को टाइम जितना भी होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि भारत का समय ग्रीनविच से 5:30 घंटा आगे है। अगर ग्रीनविच पे 1 बजा होगा तो भारत में 5:30 बजे होंगे। ठीक है। भारत की स्थिति बेसिकली जैसे हम पृथ्वी पे जानते हैं कि कुछ लाइनें अभी हम पढ़े, अक्षांश रेखाएं होती है 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री जो देशांतर होता है उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो भारत से जो रेखा गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ये वाली, भारत की स्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आ जाती है। तो उसके बाद जो भारत में 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8 राज्यों से। ये कौन कौन से राज्य हैं, इसके लिए हम एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। ट्रिक ये है, मित्र पर गमछा झाड़। किसी को ना ये 8 राज्य याद नहीं होते हैं कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पे एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, तो इसको हम देखेंगे। मित्र, मी से मिजोरम, त्रिपुरा से त्रिपुरा, पर, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा, ग से यहाँ पे हमारा गुजरात हो गया, म से हो गया हमारा मध्य प्रदेश, छा से हो गया हमारा छत्तीसगढ़, और झार से हो गया हमारा झारखंड। इस तरीके से हम एक लाइन के माध्यम से पूरे 8 राज्यों को याद कर सकते हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये 8 राज्य हमने डिसाइड पढ़ लिए कौन कौन से हैं। इसमें हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और राजस्थान तो हो गया, और कौन बच गया हमारा? झारखंड। ठीक है, इस हम भारत की सीमाएं, भारत अपना बॉर्डर किन किन देशों से शेयर करता है इसके बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे। भारत 2 तरीके से, एक तो भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से होती है और किस देशों से भारत की जलीय सीमा होती है। तो सबसे पहले हम जो इंडिया के लैंड बाउंड्रीज की बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें, वो 7 देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी रखेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। हम बचपन में एमबी किया, इस ट्रिक के माध्यम से भारत की जितने भी लैंड बाउंड्रीज के देश हैं इनको हम जानकारी ले सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल। फिर बचपन में मैं से यहाँ पे हम ये ऐसे ही याद करने के लिए कुछ नहीं है इसमें। फिर एमबीए किया, एमबीए से निकलते हमारे 3 देश, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। इस तरीके से हम पूरे भारत के जितने भी 7 देशों के साथ जो भारत अपने बाउंड्री शेयर करता है उनके बारे में हमने पढ़ लिया। कौन कौन से? बांग्लादेश 1, चीन 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4 और म्यांमार 5, भूटान 6 और अफ़गानिस्तान 7 नंबर पे। तो हम भारत देश जो हमारा है वो 7 देशों से अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करते हैं हम अपनी बांग्लादेश के साथ करते हैं, और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ करते हैं जो पीओके वाला हमारा हिस्सा है। 106 किलोमीटर हम वहाँ से बाउंड्री शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। भारत सबसे ज़्यादा अपनी सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, 4,096 किलोमीटर और 700 मीटर और भी है। ये इतनी सीमा साझा करते हैं हम बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा साझा करते हैं हम अफ़गानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर पीओके वाला हिस्सा जो है। अब हम स्थलीय सीमा जो भारत और बांग्लादेश सीमा है उसकी लंबाई देखते हैं तो कितनी हमारे पास? 4,096 किलोमीटर, जो सर्वाधिक लंबी सीमा है। मतलब अगर हमारे से इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि भारत अपना बॉर्डर सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है, तो हम अपनी सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। बांग्लादेश से 5 भारत के राज्य हैं जो सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन से राज्य? इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। एमपी का एटीएम, इस लाइन से हम इन 5 राज्यों के बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन से। एमपी से मेघालय और पश्चिम बंगाल, और एटीएम से असम, त्रिपुरा और मिजोरम। एमपी का एटीएम, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश अपनी सीमा शेयर करता है। इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के साथ जो सीमा करने वाला राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है।
पश्चिम बंगाल कितनी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल 2002 सीमा साझा करता है। और एक चीज़ हम यहाँ पे और भी याद रख सकते हैं, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ये चीज़ भी हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं भारत चीन इंडो चीना बॉर्डर। भारत और चाइना का बॉर्डर जो है वो बेसिकली जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई किया उसके बाद ही हमारी जो भारत चीन सीमा पे ना आईटीबीपी जो फोर्स होती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, वो वहाँ पे कार्यरत होती है, वो उस बॉर्डर को देखती है। तो भारत और चाइना का जो है सीमा वो 3488 किलोमीटर की है और भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, अब जो भारत अपनी चीन के साथ कहाँ कहाँ से रेखा शेयर करता है बॉर्डर, ये 5 राज्यों से होकर हम जान सकते हैं। ये है इंडियन तिब्बत बॉर्डर, है ना। पहले तो यहाँ पे तिब्बत का ही बॉर्डर था, बेसिकली चाइना ने ऑक्युपाई किया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि चाइना के साथ या तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसमें से हमारा सबसे पहला राज्य लद्दाख हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी। दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से हम इन 5 राज्य जो ये है ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये है हमारा तिब्बत बॉर्डर, यहाँ से आप देख सकते हैं। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे तो नेपाल वाला आ गया ना, नेपाल वाला बॉर्डर आ गया, फिर सिक्किम आ गया, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य हो गए। बाकी इसके साथ नेपाल भी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ और भूटान भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम भारत पाक सीमा। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये 3323 किलोमीटर का है और 5 राज्यों से भारत अपनी सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। तो कौन कौन से राज्य है? 2 इसमें हमारी यूटी आती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उसके अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हमारे ऐसे 5 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान वाला बॉर्डर है, राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारी पाकिस्तान से। तो आप यहाँ पे इस मैप से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा लद्दाख वाला हिस्सा आ गया, पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है ना, तो ये लद्दाख वाला हिस्सा हो गया, फिर जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पे पंजाब वाला, आपने देखा होगा अटारी बॉर्डर नाम सुना होगा, बाघा बॉर्डर है ना, तो वो वाली जगह, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो राजस्थान वाला बॉर्डर है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। फिर आता है भारत और नेपाल सीमा। इंडो नेपाल बॉर्डर जो है 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। भारत का और नेपाल का जो बॉर्डर शेयर करने वाली जो काली नदी है उससे ही डिसाइड किया गया है। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि, अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच हुई थी, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच, जिसमें भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो डिसाइड करने का मीडियम चुना था काली नदी को। आज की डेट में तो इसका चाइना वाले, थोड़ा नेपाल वाले डिस्प्यूट पैदा करते हैं कि क्या क्या बॉर्डर है, क्योंकि नदियाँ कुछ टाइम बाद रास्ता बदल देती है अपना। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो हमारे काम का मुद्दा है वो याद रखेंगे कि भारत और नेपाल की सीमा कितनी है, 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। 5 राज्यों से नेपाल अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये कौन कौन से हैं? इसमें हमारा उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया और पश्चिम बंगाल आ गया, सिक्किम आ गया। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर सीमा की बात करें तो बिहार नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड आ गया नेपाल के साथ, दिल्ली तो साइड में है, ये यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश, ये वाला बॉर्डर यूपी का है, ये सबसे ज़्यादा बिहार का है, और यहाँ पे थोड़ा सा सिक्किम का, ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हमारा है भारत म्यांमार सीमा। आप ना इन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप यहाँ से नोट डाउन करके पूरे इन बिंदु को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें और इनको एक बार पढ़ें, देखें मैप में कैसे कैसे होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रह जाएगी। अभी शायद एक बार देखने से थोड़ा इसमें इतना समझ ना आए,
जैसे ही आप इसको खुद नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा मैप में देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आप इस ऑडियो को सुन भी लेते हैं तो आपके यहाँ से इंडिया की जो हमारी बेसिक ज्योग्राफी है वो क्लियर हो जाएगी इसी सुनने मात्र से ही। अब भारत म्यांमार सीमा की अगर बात करें, इंडो म्यांमार कभी हमारा हिस्सा था। जैसे 1935 में म्यांमार भारत से अलग किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो भारत म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर की है। ये भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत म्यांमार सीमा को मतलब इनके साथ अटैच होती है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ। फिर यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो अरकाना योमा पर्वत है, अरकाना योमा, इसका नाम हम याद रखेंगे। ये प्राकृतिक सीमा बनाता है बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्वत है ना, तो इस साइड को म्यांमार है, इस साइड को हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है ना। तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत है जो सीमा बनाता है? अरकाना योमा पर्वत। जैसे हम जानते हैं ना कि चीन और हिमालय के उस पार चीन है, इस पार भारत है, तो वैसे ही अरकाना योमा पर्वत के पार म्यांमार है, इस साइड को हम भारत वाले हैं। पहले म्यांमार हमारा ही था, 1935 में अलग किया गया इसको अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे भारत भूटान सीमा, इंडिया भूटान बाउंड्री। ये 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। 4 राज्यों से होकर ये इंटरनेशनल बॉर्डर गुजरता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो भारत और भूटान के बीच अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें से असम सबसे ज़्यादा, हम अपना बॉर्डर जो शेयर करते हैं भूटान के साथ, वो असम राज्य से करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा भूटान आता है, आप मैप में देखते हैं, ये सिक्किम हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम, ये असम है जो सबसे ज़्यादा शेयर बॉर्डर करता है हमारा भूटान के साथ, और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब भारत और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडियन अफ़गानिस्तान बॉर्डर, ये 106 किलोमीटर का है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 106 किलोमीटर, ये सबसे कम सीमा स्पर्श करता है लद्दाख भारत के साथ। सबसे कम जो सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर की, वो भारत के साथ सबसे कम। अफ़गानिस्तान भी कभी हमारा था, 1800 समथिंग कुछ में इसको ब्रिटिशों ने भारत से अलग किया है। फिर लद्दाख सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारी जो बॉर्डर है, यहाँ पे जो हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है। इस मैप से हम समझ सकते हैं कि क्या क्या स्टोरी है इसकी। तो जैसे कि ये पहले हमारा जो पूरा जम्मू कश्मीर था, ये पहले एक ही था। फिर बाद में क्या किया, इसको सरकार के द्वारा, जैसे जम्मू कश्मीर में जो भी आज तक जितने भी टेररिस्ट जो आते गए, जो यहाँ पे हमारे कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की, तो सरकार ने एक चीज़ क्या किया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर को बांट के 2 नई यूटी बनाई। अब तो जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया और लद्दाख को भी। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, हमारा जो भारत है एक्चुअल में, वो हमारा आज की डेट में इतना ही राइट है। इस वाले हमारे हिस्से पे अभी भी चाइना ने कब्जा किया है, तो हम इसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये बाहर हमारा हिस्सा है जहाँ पे क्या है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है इसको। तो इसी POK में जो 106 किलोमीटर जहाँ पे हम देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पे ये 106 किलोमीटर का बॉर्डर है जो शेयर होता है भारत और अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन इस पर अभी जो एक्चुअल में जो ग्राउंड स्थिति है, वहाँ पर पाकिस्तान ने इसको अधिकृत किया है। ये पाकिस्तान है। ये फिर आपने LOC मूवी देखी होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, तो ये LOC वाला भाग है। फिर भारत जो है LOC के उस पार है आज की डेट में। तो यहाँ पे फिर ऑक्साई चीन आता है, ऑक्साई चीन, ये वो टेरिटरी है यहाँ पर, ये पाकिस्तान ने दी थी। ये वाला हिस्सा जो भारत का था, भारत से लेकर पाकिस्तान को दे दिया, चाइना को दे दिया। कब? 1963 में चाइना को गिफ्ट किया ये पाकिस्तान ने। देखो हमारे ज़मीनें भी पाकिस्तान गिफ्ट दे रहा है चाइना को।
तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है भारत का, हमारा प्यारे भारत का, वो पूरा फ्यूचर में भारत में आए। तो इसके लिए हमें समृद्ध होना पड़ेगा। समृद्ध का एक ही रास्ता है कि हम अच्छे से पढ़ें और अपने देश के लिए जितना भी हो सके वो कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये पीओके हमने समझ लिया। पीओके क्या है? जो भारत का एक्चुअल में जो मैप में हम ऐसे देखते हैं, ये एक्चुअल में ये वाला कश्मीर और लद्दाख हिमाचल के आज की डेट में अंडर में है। तो अक्साई चीन और इसके बीच जो लाइन है उसके LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC पीओके और इंडिया के बीच में, जो इंडिया क्या बोले हम इसको, जम्मू कश्मीर ही बोल सकते हैं। पीओके है मतलब पीओके, और जो इसको पीओके को पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, और इस हमारा जो कश्मीर है उसको गुलाम कश्मीर कहते हैं। लेकिन हमारे लिए आज की डेट में पीओके क्या है? गुलाम कश्मीर है। इसको हम आज़ाद करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझा? एक हमने इंडियन अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो देखा, कैसे उस पर पाकिस्तान ने उसको ऑक्युपाइड किया था, है ना। इसके पीछे एक स्टोरी है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटा हम इसमें ये समझेंगे कि LOC क्या है, LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बिटवीन ऑक्साइड चीन एंड इंडिया बॉर्डर। कौन सी हमारी ऐसी टेरिटरी है जो चाइना ने गिफ्ट की, कब की? 1963 को की। कौन हमारा बॉर्डर शेयर करता है? अफ़गानिस्तान पीओके के पास। अब हम कुछ जलीय सीमा की बात करें। भारत 2 देशों के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, जलीय बॉर्डर कितने केंद्र शासित देश है? तो 4 केंद्र शासित देश होंगे जो जलीय सीमा साझा करेंगे। राज्य कितने आएंगे? जो जलीय सीमा वाले राज्य हैं हमारे, 9 राज्य आएंगे। जो हमारे तटीय रेखा है वो 9 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 1 बाई 1 करके हम इनको सबको देखेंगे क्या क्या है इसमें हमारा। तो सबसे पहले हम भारत की जो मुख्य भूमि, तटीय सीमा की लंबाई की अगर बात करेंगे, ये जो हम देखते हैं ये वाला बॉर्डर हमारा, ये वाला, तो भारत की मुख्य भूमि की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अगर कुछ हमारे जैसे द्वीप है, अगर इनको भी जोड़ दिया जाए, जैसे हमने बहुत से द्वीपों के नाम पढ़े हैं, हमारा अंडमान निकोबार, है ना, बहुत से द्वीप समूह जितने भी हैं, भारत के पास 243 द्वीप हैं वर्तमान में। तो उन द्वीपों का अगर बॉर्डर भी जोड़ दिया जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, इन जैसे हम जानते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग है, ये तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा है, जिसमें ईस्ट में हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी, और अरब में हमारे को देखने को मिलता है अरबिक सी, और हमारे सदन में हिंद महासागर। दुनिया में इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम से है दोस्तों, हिंद महासागर। तो हमारा इतिहास कितना विशाल रहा है, यहीं से पता चलता है समृद्ध कितने हम। तो भारत का जो तटीय सीमा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों से भारत का तटीय सीमा है। ठीक है, ये 9 राज्य हमने पढ़ लिए। जलीय सीमा स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? अब देखेंगे हम सबसे पहले अरब सागर के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें हमारा गुजरात आता है, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसमें से सबसे अरब सागर के साथ सबसे ज़्यादा जलीय सीमा शेयर करता है 1214 किलोमीटर का, वो करता है गुजरात। ठीक है, अगर सबसे कम जो बात करें तो वो है सबसे कम जलीय सीमा अरब सागर के साथ करता है तो वो है गोवा, 101 किलोमीटर का, 101 किलोमीटर का। फिर अगर हम बंगाल की खाड़ी के साथ देखें, बंगाल की खाड़ी के साथ लगने वाले राज्य, बंगाल की खाड़ी के साथ लगने वाले राज्य हमारे कौन कौन से? एक तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ये बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारा जलीय सीमा इनकी है बंगाल की खाड़ी के साथ। तो 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल 9। अब हम 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बात करेंगे। 4 कौन कौन से यूटीज़? फर्स्ट होगी हमारी अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार।
जो सर्वाधिक सीमा शेयर करती है, कितनी है? 1962 किलोमीटर की। दूसरी लक्षद्वीप है, तीसरी दमन दीव है और चौथी पंडुचेरी है। ठीक है। सबसे कम सीमा जो है वो शेयर करता है दमन दीव, कितनी है? 42 किलोमीटर की। ठीक है। हमारे यहाँ पे 4 ये यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा हमारे और कौन कौन सी यूटी बचती है बच्चों? एक हमारी होगी इसमें लद्दाख, एक होगी हमारी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एक होगी हमारी चंडीगढ़, एक होगी हमारी दिल्ली। तो 4 ये है। टोटल हमारे पास 8 यूटी है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 ये मैंने बोल दिए, 4 वो बच गए हमारे। इसमें हमारे को पता होना चाहिए हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बता दिया कि और कौन कौन से हमारे यूटी बचती है। थोड़ा सा हम पंडुचेरी के बारे में देखें। पंडुचेरी में 4 ज़िले हैं और 3 राज्य स्टेट में विस्तार है इसका। पंडुचेरी क्या है? पंडुचेरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ठीक है। पंडुचेरी के 4 ज़िले हैं और 3 राज्यों में इसका विस्तार है। मतलब इस आंध्र प्रदेश वाले भाग में, यहाँ अगर आप मैप से समझें तो आंध्र प्रदेश, ये यनम जिला जो है आंध्र प्रदेश का है, यनम जिला। और तमिलनाडु का कराई काल जिला और केरल का मोह। ये 3 जिलों से मिलकर जो हमारा पंडुचेरी बनता है। ठीक है। इस मैप से हम समझ सकते हैं ना, यहाँ पे मैप है आंध्र प्रदेश का यनम जिला, तमिलनाडु का जो ये है कराईकाल पंडुचेरी और केरल का मोह। है ना, इन 3 जिलों से मिलकर पंडुचेरी बनाया गया है। पहले इस पर अधिकार जो था वो फ्रांस का अधिकार था, फिर फ्रांस से स्वतंत्र करके ये भारत में मर्ज हो गया। जलीय सीमा को हम कितना समझें या जलीय सीमा पर किसी देश का कितना अधिकार होगा, यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसके द्वारा एक नियम बनाया गया। किस संस्था के द्वारा? यहाँ पे हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन है। इसने यहाँ पर एक कानून बनाया कि किसी देश का समुद्र पर कितना अधिकार होगा। इसके लिए उन्होंने 3 डिवीज़न दिए गए हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहले अगर मैं ऐसे ही आपको इस मैप से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जो मैप होता है ऐसे कटा फटा होता है किनारों से ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बेस लाइन मान के ऐसे बेस लाइन मानते हैं, जिसके अंदर का जो जल होगा इसको हम आंतरिक जल या आंतरिक क्षेत्रीय कहते हैं। इसके बाहर जो ये सीमा होती है जिसे हम प्रादेशिक सीमा संलग्न क्षेत्र, इस तरीके से इसके बाहर के क्षेत्र को हम कितने कितने नॉटिकल 12 नॉटिकल मील के बाहर कौन सा एरिया आता है, फिर 12 नॉटिकल मील बाहर कौन सा क्षेत्र आता है, ऐसे चलता है ये। तो इसको हम देखेंगे पूरा क्या क्या ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रादेशिक सीमा होती है, ठीक है, जिसको हम टेरिटोरियल सी बाउंड्रीज कहते हैं। ये क्षेत्रीय सागर सीमा भी इसको कहते हैं, टेरिटोरियल सी बाउंड्री। यह आधार रेखा मैंने बताया, जो हम आंतरिक यहाँ पे एक बेस लाइन लेते हैं उसके 12 नॉटिकल मील तक विस्तारित होती है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील बाहर तक जो रेखा होती है उसको हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। ये जो प्रादेशिक जल सीमा होती है इस पर किसी भी देश का संपूर्ण अधिकार होता है, भारत का ही नहीं, जो भी जिस भी देश की जो भी प्रादेशिक सीमा होती है, अगर हम भारत की प्रादेशिक जल सीमा करें तो इसमें किसी भी उस देश का पूरा अधिकार रहेगा संपूर्ण। यहाँ पे वो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संलग्न क्षेत्र, इसको हम कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। इसका विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, जो हम बेस लाइन लेते हैं वहाँ से 24 नॉटिकल मील, मतलब प्रादेशिक सीमा से और 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील हम जानते हैं कि ये नॉटिकल मील क्या है, ये समुद्र में पैमाना है नापने का। जैसे हम ज़मीन पे किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस मापते हैं, तो समुद्र में हम नॉटिकल मील के हिसाब से मापते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 1 नॉटिकल मील कितना किलोमीटर होता है, ठीक है। जैसे हम 1 मील देखें, 1 मील हमारा 1600 मीटर का होता है, तो नॉटिकल मील कितने किलोमीटर का होता है ये कमेंट करके आप बताएंगे। ये भी एक क्वेश्चन है। इससे भारत
अब हम संलग्न क्षेत्र पढ़ेंगे। इसका जो विस्तार है ये आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर। इसमें भारत क्या होगा, इस पे भारत साफ सफाई, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी की वसूली आदि करता है। जैसे भी यहाँ पे कोई जहाज वगैरह किसी देश का जो भी एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी की वसूली भारत करता है। ठीक है। फिर तीसरा आता है फिर जो हमारा यहाँ पे अनयन आर्थिक क्षेत्र, इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील बाहर तक विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में सभी देशों का अधिकार होता है। इस क्षेत्र में सभी देशों का अधिकार होता है। तो ये है पूरे हमारे 3, इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे बताया, जो हमारे तटीय भाग होता है उसको कटा फटा जो भाग होता है उसको हम एक रेखा से आधार मान के, जिसको हम आधार रेखा कहते हैं, इसके अंदर वाले जो आंतरिक जल ही इसको हम कहते हैं, अंदर वाला जो भी हमारा तटीय भाग होता है उसको हम आंतरिक जल कहते हैं। फिर यहाँ से बाहर 12 नॉटिकल मील बाहर हमारी सबसे प्रादेशिक सीमा शुरू हो जाती है। प्रादेशिक सीमा मैंने पढ़ दिया कि उसमें क्या क्या होता है। इस पर भारत का एकाधिकार होता है, इसमें भारत कुछ भी कर सकता है। फिर संलग्न क्षेत्र आता है। प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील यहाँ का डिस्टेंस होगा। अगर हम आधार रेखा से बात करें तो ये 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। यहाँ पर कस्टम ड्यूटी जो है वो वसूल करता है भारत। तो उसके बाद यहाँ से अन्य क्षेत्र आता है, यहाँ से 200 नॉटिकल मील बाहर। बस इतना सही है। तो हम ये इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियाँ हैं ये याद रखेंगे। भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है वो किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 राज्य कौन से हैं और जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 5 कौन कौन से स्टेट हैं, तो यहाँ पे भारत के जो 5 ऐसे राज्य जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जिसमें एक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, अगर सिर्फ एक की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र है राजस्थान का। सबसे ज़्यादा आबादी है यूपी की। सीटें भी देखते हैं ना, यूपी में लोकसभा राज्यसभा की बहुत सीटें हैं। तो ये भी हम नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पे हमसे सबसे बड़ा राज्य पूछें तो हम बोलेंगे कौन सा है, राजस्थान। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा है यूपी और सबसे कम आता है सिक्किम। ठीक है, ये भी हम यहाँ से। अब यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है हमारा लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा जो है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे रखेंगे। जनसंख्या के हिसाब से भी मैंने बड़ा छोटा बता दिया, सबसे बड़ा यूपी और सबसे कम सिक्किम। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूँ, सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिक्किम को भारत में कब जोड़ा गया और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे हम। फिजिकल डिवीज़न इंडिया। भारत के भौगोलिक स्तर पे अभी तक तो हमने देखा कि जैसे एक होता है, जैसे 2 तरीके के मैप होते हैं किसी भी देश के या किसी क्षेत्र के। एक होता है जो नेचर के द्वारा बनाया गया, जिसको हम फिजिकली मैप कहते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। एक होता है जैसे इसमें हमारे पर्वत, नदियाँ, पठार, जो भी उसके नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको ही इंकित किया जाता है उस मैप पर। दूसरा होता है हमारा, जैसे दूसरा मैप जो होता है उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जिसमें हम अपनी पूरी स्टेटों को तो हम मतलब खुद इनको मतलब बना सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्र का स्टेट को, जैसे हमने अभी जम्मू कश्मीर से 2 स्टेट बना, यूटी बना दी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना। जो भौतिक विभाजन होता है इसमें काफ़ी समय लगता है, बन जाता है, लेकिन जैसे हिमालय का निर्माण हो गया तो बहुत हज़ारों करोड़ों साल लग जाती इसको बनने में। तो आज हम देखेंगे भारत का भौतिक क्या है, फिजिकल डिवीज़न। जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल दिखाई दे उसे हम भौतिक कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, मैदान, गर्त होता है, खाई जिसको ट्रेंच कहते हैं, मरुस्थल, वनस्पतियाँ, ये सारे
फिजिकल डिवीज़न के रूप में हम इनको जानते हैं। इनके बारे में हम इस मैप से समझ सकते हैं। जैसे ये है फिजिकल में आती है ये चीज़ें, ये हमारा पर्वत वाला भाग हो गया। अब जो ऐसे चोटी हो माउंटेन हो गया, फिर थोड़ा सा प्लेन एरिया आता है, इसके हम पठार के नाम से जानते हैं। तो फिर यहाँ से नदियाँ के द्वारा यहाँ पे जो नीचे चलता है एरिया मैदान के नाम से मैदान आते हैं। फिर कुछ झीलें होती हैं, कुछ खाइयाँ बनती है ना, इस तरह से कुछ द्वीप होते हैं, ठीक है। फिर पानी के अंदर में भी यही चीज़ें चलती है, जैसे पर्वत पठार, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी कुछ ज़मीन में ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे कि हमने जो अपनी अर्थ का जलीय और स्थलीय भाग देखा, पृथ्वी का अगर बात करें शेप ऑफ अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का आकार जो है ये गोलाकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है। तो पृथ्वी गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर सिकुड़ी हुई और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई दिखाई पड़ती है। तो इसके लिए जो पृथ्वी का आकार है उसे जियोइड या भूआब कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो आकार है अपने आकार की है, इसके लिए अलग ही आकार का नाम है, ना ये गोल है ना यह चपटी है, ये कैसी है, जियोइड है। इसको हिंदी में भूआब या पृथ्वाकार भी कहते हैं। अगर भूआब याद नहीं रहता तो आप पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वाकार। पृथ्वी का अपना ही आकार है, ना गोल है ना चपटी है, ये कैसी है, जियोइड है, या भूआब भी बोल सकते हैं या पृथ्वाकार भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से हमारी भूमध्य रेखा ग्रेट सर्कल गुजरता है, उसके ऊपर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या क्या हमारे को देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के फिजिकल डिवीज़न है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, नदियाँ हैं। ये इतनी सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे को अर्थ में देखने को मिलती है। भारत का जो आकार है, भारत का आकार जो है वो चतुर्कोणीय है, चतुर्कोणीय आकार है। भारत में पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान, इनका कितना कितना भारत का ऐसा कितना हिस्सा है जो कि पर्वत से आता है, भारत का कितना ऐसा भाग है जो पठारी भाग है, भारत का ऐसा कितना भाग है जो मैदानी है। इनको हम परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। भारत का जो 10.6% भाग है वो पर्वतीय भाग है, पठारी भाग 27.7% है, पहाड़ी भाग भारत का 18.5% है। सबसे ज़्यादा भारत का 43.2% भाग ये मैदानी भाग है। और ये हमारे मैदानों की बात कौन हो रही है, ये हमारा सतलुज का, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंस जो पॉपुलेशन है वो इसी में, हमारे यूपी बिहार वाला हिस्सा वो सारा इसी में आता है ना। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मैदानों में रहने वाली पॉपुलेशन भारत में किस वाली जगह पे, भारत का जो क्षेत्र मतलब वो भी इन्हीं मैदानों में है। भारत में सबसे ज़्यादा किसका भाग है, तो भारत में सबसे ज़्यादा भाग है मैदानी भाग। मैदानों का कितना परसेंट है, 43.2%। और इन्हीं मैदानों में भारत में सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि इसमें हमारा जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है वो इसी में आता है। यूपी बिहार सारा इसी में हमारा चलता है। नेक्स्ट आता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सी भू आकृति है, कौन सी लैंडफॉर्म है, तो मैदानों में 43.2% यहाँ पे रहेगा। अब भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भौतिक भागों। इंडिया को 6 फिजिकल रीजन में बांटा गया है। ये रीजन कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ, पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और यहाँ पे हमारा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, है ना। इन 6 चीज़ों में भारत के फिजिकल रीजन को बांटा गया है। मैंने बता दिया कौन कौन से हैं इसमें। उत्तर और उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर्वत,
उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इस तरीके से बांटा जाता है। अब उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी में आता है हमारा, जैसे हिमालय आता है इसमें। तो हिमालय का क्या क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिमालय के बारे में या उत्तर और उत्तर पूर्व पहाड़ियों के बारे में हम क्या जानकारी रखते हैं। इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक हिमालय का जो भारत में विस्तार है या ये है। आकार कैसा है इसका, अर्धचंद्राकार है, ठीक है, या अर्धवृत्त, सेमी सर्कल इसको भी कहते हैं। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 2400 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं। चौड़ाई कितनी है इसमें, पूरब में 150 किलोमीटर और पश्चिम कौन सा हिस्सा हुआ, जम्मू कश्मीर वाला, उसमें 400 किलोमीटर तक चौड़ाई इसकी है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो हिमालय क्या है, यह नवीन पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, ये याद रखेंगे आप। और इसका नया पर्वत है ये, और इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके रीज़न है क्योंकि हिमालय वाले रीजन में अभी भी हमारे को टेक्टोनिक्स जो सिस्मिक झटके हैं, भूकंपीय झटके हैं, वो महसूस होते हैं, जिसके कारण हम बता सकते हैं कि हिमाचल का या हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है। हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारे को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानने को मिलती है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। उसकी लंबाई अगर समुद्र तल से देखी जाए तो 8,848 मीटर है, जो कि अब बढ़ के 8,850 मीटर हो गई है, जिससे हमें पता चलता है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम एवरेज ऊंचाई की बात करें, हिमालय में जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो है 6,000 मीटर। औसतन ऊंचाई हिमालय की इतनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिमालय का विस्तार देख सकते हैं। ये हमारा हिमालय है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसके बीच में हिमालय हमारा है। तो 600 किलोमीटर यहाँ पे सिंधु नदी ट्रैवल करती है, और यहाँ पे 150 किलोमीटर ये वाला भाग जो है ये ब्रह्मपुत्र का। अगर हम हिमालय को देखें तो ये ईस्ट भारत पूर्वी भाग में थोड़ा नैरो है और वेस्ट भाग में थोड़ा चौड़ा है। अब इसी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं, देखो। एक होता है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय कौन सा भाग है, ये हिमालय के बाहर का भाग है। इसके लिए जैसे आप हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उसके लिए एक स्टोरी चलती है कि क्या कैसे कैसे हिमालय के बनने की एक जो कहानी है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं उसको। एक स्टोरी चलती है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक दी थी, स्टोरी नहीं एक्चुअली एक थ्योरी है, ये ए वैगनर ने दी थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें बताया गया कि भारत जो था वो गोंडवाना लैंड जो प्लेट्स है वो कैसे यूरोपियंस या इस प्लेट से टकराकर जैसे हिमालय की उत्पत्ति होती है, यूरेशियन प्लेट है ना। तो इसमें जो पहले का भाग जो था ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, ये हिमालय पार, इसको हम हिमालय के पार का भाग कहते हैं। ये हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय जो नाम है ये हिमालय के पार का भाग है। ये किसका भाग है, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। जब आपको यहाँ पे हिमालय के तो इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई उसके द्वारा 2 प्लेटों को टकराने से उत्पत्ति हुई। कौन कौन सी प्लेटें, ये एक यूरेशियन प्लेट, एक गोंडवाना जो नीचे की प्लेट जो अफ्रीका से टूट कर आई, और उसका भाग ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। तो एक ट्रांस पार हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय या इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, और चौथा शिवालिक, इसको हम बाह्य हिमालय, और मध्य हिमालय को हम लेसर या मिडल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे हम हिमालय से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ना हमारे को पामीर की ग्रंथि दिखेगी, जिसको हम पामीर नोट कहते हैं। यहीं से ही हमारे को कुछ एक जैसे पर्वत की श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पर भारत की तरफ हमारे को आती हुई जो यहाँ पे मिलेगी, इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसके बाद हिमालय वाली साइड आती है। हिमालय का अगर खुद का डिवीज़न किया जाए तो 3 भागों में किया जाता है, द ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिका। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे
सुलेमान रेंज आती है पाकिस्तान की तरफ, हिंदू कुश आती है अफ़गानिस्तान की तरफ, कुनलुन आती है चीन चाइना की तरफ जाती है। पामीर नॉट है, यहाँ पे हमें सभी पर्वतों की जो श्रृंखला है वो मिलती नज़र आती है इस जगह पर, पामीर नॉट पर। ठीक है, सेपरेट वीडियो में खुल के बता सकता हूँ, अभी इतना ही आप समझो कि क्या क्या है इसमें। आप समझ गए आप, हिमालय का विस्तार पूर्व में यहाँ पर, पश्चिम में यहाँ तक। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। जैसे ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम पढ़ें तो तिब्बती हिमालय भी इसको कहते हैं, तिब्बत हिमालय। अन्य नाम क्या है इसका, तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय। टेथिस हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर आज हिमालय है उससे पहले वहाँ पर एक टेथिस नाम का सागर था। ये एक पुरानी ज्योग्राफी की एक थ्योरी है, जैसे पैंथागाला, ये शायद आपको भी समझ ना आए, जो जैसे इसको अभी हम इसमें स्किप ही कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। ऐसे बता दो, पैंथागाला और पैंथालासा क्या थे, ये पहले महाद्वीप और महासागर बड़े बड़े भाग थे, फिर ये धीरे धीरे टूटते गए, फिर यहाँ से अलग अलग महासागरों और अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो वैसे ही हिमालय की उत्पत्ति भी हुई। हिमालय जो ट्रांस हिमालय की अगर बात करें, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है जी, ये इंडियन प्लेट का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय जो है ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, ये याद रखें हम। पश्चिम में क्या है इसके पश्चिम में हमारे को पामीर नॉट देखने को मिलती है, पामीर नॉट, पामीर गांठ भी कहते हैं इसको। इसकी अगर लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर की लंबाई है ट्रांस हिमालय की, और यह अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना है। ठीक है, इसकी अब कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं नज़र आती हैं हमारे को। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, ये श्रेणियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी। तो ये कुछ ऐसी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये 4 श्रेणियां हम याद रखेंगे, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम हिमालय का ही पढ़ रहे हैं, काराकोरम श्रेणी के बारे में हम पढ़ते हैं। काराकोरम जो श्रेणी है इसका हमारे को विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, प्लस जो हमारा पीओके वाला भाग है, प्लस जो हमारा ऑक्साई चीन वाला भाग है, वहाँ तक इसका हमारे को विस्तार देखने को मिलता है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। जो काराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपर वाला भाग है, उत्तरी, सबसे लास्ट है ना। जिस तरह हम अगर हिमालय में देखें तो हिमालय का सबसे उसका उत्तरी भाग कौन सा है, तो वो है ग्रेट हिमालय। वैसे ही काराकोरम ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। काराकोरम श्रेणी को देखो क्या क्या चीज़ें इसमें, इसकी अदर नेम है, इसको हम कृष्णगिरी, उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे काराकोरम को क्या नाम दिया जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया, हाई एशिया, एशिया की रीढ़। ठीक है जी, पामीर पर्वत को क्या कहते हैं, विश्व की छत, है ना। इस तरीके से उपनाम दिए जाते हैं। यहाँ पे इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गाडविन ऑस्टिन। इसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं, K2, है ना। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये आती है पीओके में। पीओके का भाग है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। किसकी, गाडविन ऑस्टिन, K2 की। 2 तरीके से हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर हम भारत में अवस्थित की बात करें, भारत में सबसे ऊंची चोटी हमारे को मिलती है कंचनजंगा, जो भारत के पूर्ण रूप से अंदर में है तो K2 भी, लेकिन ये पीओके वाला हिस्सा है, ये भी हमारा ही हिस्सा है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो K2 है। अगर भारत में, क्योंकि ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है ना, अगर भारत में पूर्ण रूप से अवस्थित की बात करें तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे कंचनजंगा, अदरवाइज हमारी सबसे ऊंची चोटी K2 ही रहेगी। हाइट कितनी है इसकी, 8611 मीटर। ठीक है जी, फिर यहाँ पे कुछ हमारे को काराकोरम रेंज में जो कुछ ग्लेशियर, हिमनद देखने को मिलते हैं। ये ग्लेशियर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, देखो, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया में सबसे ऊंची युद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है ग्लेशियर। एक बियाफो ग्लेशियर है यहाँ पे,
हिस्पर ग्लेशियर है, बाल्टोरा ग्लेशियर है। ये हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हमारे को काराकोरम रेंज में देखने को मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर से जो आगे को घाटी बनती है वो नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा वैली। नुब्रा रिवर भी वहाँ से आती है जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी सिंधु की। ठीक है जी। फिर हम लद्दाख रेंज के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख रेंज क्या है? ये काराकोरम जो रेंज है उसके दक्षिण में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में कौन सी हमारी स्थित है? तो ये है हमारी लद्दाख रेंज। राकोपोशी विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाला पर्वत। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाला पर्वत कौन सा है? राकापोशी। ये सीधा मतलब खड़ी ढाल वाला पर्वत है विश्व का। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाला पर्वत कौन सा है? राकापोशी। तो ये आता है लद्दाख श्रेणी में ही। कैलाश पर्वत इसी श्रेणी में स्थित है। कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत जो मानसरोवर वाला भाग है वो लद्दाख श्रेणी का ही हिस्सा है। कैलाश माउंटेन जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, भोलेनाथ का स्थान है ना, भोलेनाथ की सबसे। इसके अलावा हमारे 5 कैलाश हैं। 3 कैलाश हिमाचल में आते हैं। एक तो हमारा बड़ा कैलाश हो गया, कैलाश ये वाला। 3 कैलाश हिमाचल में कौन कौन से हैं? एक किन्नर कैलाश हो गया, श्रीखंड महा कैलाश हो गया और मणिमहेश कैलाश हो गया। 3 ये आते हैं। आदि कैलाश और एक उत्तराखंड में आता है। 2 कैलाश उत्तराखंड में आते हैं, बाकी एक कैलाश पर्वत ये वाला जो मानसरोवर के पास है, होम ऑफ लॉर्ड शिवा है ना, सुप्रीम डाइटी ऑफ हिंदुइज्म। फिर अक्साई चीन का ये वाला भाग, अक्साई चीन का अधिकांश विस्तार इसी में है। जो अक्साई चीन का अधिकांश विस्तार किस में है? ये लद्दाख श्रेणी इसमें है, लद्दाख श्रेणी वाले भाग में है अक्साई चीन। इसमें हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। लद्दाख श्रेणी ये काराकोरम के सबसे दक्षिणी में स्थित है। इट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द काराकोरम। राकोपोशी क्या है? विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाला है। कैलाश पर्वत इसी में है। अक्साई चीन का इसी में विस्तार है। जैसे यहाँ इसमें देख सकते हैं हम ट्रांस हिमालय काराकोरम लद्दाख श्रेणी है ना, ट्रांस की ये श्रेणी। फिर आता है, फिर इसके नीचे जास्कर श्रेणी हमारे को देखने को मिलती है। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा अक्साई चीन वाला, ये वाला अक्साई चीन यहाँ पे हमारे को देखने को मिला। ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे रेड किया है ये सारा इसी श्रेणी की बात हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम जास्कर श्रेणी के बारे में। जास्कर श्रेणी यह लद्दाख श्रेणी के सबसे दक्षिण में और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये कौन सी है? ये लद्दाख श्रेणी जो है, जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख के दक्षिण में और महान जो ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है ना। यहाँ लिखा है इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ द लद्दाख एंड नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालय। इसका विस्तार हमारे को कहाँ देखने को मिलता है? जास्कर श्रेणी का। जास्कर श्रेणी का विस्तार हमारे को देखने को मिलता है कहाँ पे? इसका विस्तार हमारे को देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला जम्मू कश्मीर में, प्लस उत्तराखंड और हिमाचल का जो जैसे लाहौल और किन्नौर का कुछ पीछे वाला भाग है वो भी इसी में अवस्थित है। हिमाचल में कुछ भाग में जास्कर श्रेणी है देखने को मिलती है। और नंगा पर्वत इस श्रेणी में है, नंगा पर्वत। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस जो पासिस हैं, दर्रे हैं, जैसे माना दरा, नित्ती दरा, लिपू लेक, धर्मा दरा। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी की मध्य में जो चलने वाली जो नदी है वो सिंधु नदी है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य चलने वाली कौन सी है? सिंधु नदी। अब हम कैलाश श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। कैलाश श्रेणी क्या है? यह श्रेणी लद्दाख श्रेणी का ही क्या है? भाग है। इसका जो है चीन तिब्बत में विस्तार है। ठीक है। इसी के कैलाश श्रेणी के पास ही जो है मानसरोवर झील हमारे को देखने को मिलती है ना। अब मानसरोवर झील से ही आसपास से ही हमारे को जो राक्षसताल से है वहाँ से सतलुज नदी का उद्गम स्थान है
और सिंधु का भी वहीं आगे से थोड़ा सा है। मानसरोवर से ही हमारे नीचे को देखेंगे अगर तो लगभग ब्रह्मपुत्रा का भी वही उद्गम स्थान है, फिर वहाँ से होके वो तिब्बत वाली से चलती है। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे महान बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में। महान हिमालय जो ग्रेट हिमालय, इसके अन्य नाम कौन कौन से हमारे पास? इसको हम हिमाद्री हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। हिमाद्री क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर है तो उसके नाम से इसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह श्रेणी बाकी श्रेणियों के मध्य में स्थित है। जैसे नीचे को शिवालिका और मिड हिमालय के बीच में, और ऊपर से जितनी भी हमारे जो ट्रांस हिमालय उनके बीच में स्थित है, तो इसको यहाँ पे इनर हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय भी इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊंची जो हिमालय की चोटियाँ हैं वो इसी में है। जैसे हम माउंट एवरेस्ट वगैरह देखते हैं ना, कंचनजंगा, वो सारी इसी में आती हो, तो इसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं या हाईएस्ट हिमालय भी कहते हैं। इसकी एवरेज जो हाइट है ये 6100 मीटर है। ऊंचाई की लंबाई की बात करें तो 2400 से 2500 किलोमीटर ये लंबाई में है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 25 किलोमीटर के आसपास आती है। चौड़ाई कितनी है इसकी? 25 किलोमीटर। और इसका विस्तार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विस्तार, कहाँ से कहाँ तक ग्रेट हिमालय है? नंगा पर्वत से नामचा बरबा तक। नंगा पर्वत से नामचा बरबा तक हमारे को देखने को मिलता है ग्रेट हिमालय। इस श्रेणी को 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। जैसे हम इस मैप में देखेंगे कि कैसे। पश्चिम भाग, इसको हम नंगा पर्वत के नाम से, इस वाली साइड जो नंगा पर्वत आता है, वेस्टर्न पार्ट, पश्चिम भाग में नंगा पर्वत देखने को मिलता है, जिसकी हाइट है 8124 मीटर। जो मध्यम भाग इसका है ये 2400 से 2500, टोटल इसका अगर हम देखें तो ये 24 से 25 किलोमीटर लंबा है। मध्य भाग जो इसका है मिड हिमालय, ये 25 किलोमीटर यहाँ पे चौड़ा है। तो इसमें जो सबसे पूर्वी भाग है, इस वाले भाग को हम यहाँ पे नावमचा बरबा पर्वत है पूर्वी भाग पे। ठीक है। इसके मध्य भाग का विस्तार नेपाल में है। ये वाला जो यहाँ पे मध्य भाग है, इसमें इसका विस्तार हमारे को नेपाल में देखने को मिलता है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हमारे को यहीं पे देखने को मिलेगी, जो माउंट एवरेस्ट है। अदर इसके कौन कौन से, ग्रेट हिमालय के कौन कौन से पर्वत है, यहाँ पे हमारे को कुछ पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। प्रमुख पर्वत है इसके सबसे माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 8848, अब तो बढ़ गई है, 8850 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और दूसरी सबसे इसकी चोटी है कंचनजंगा, ये सिक्किम में। इसकी हाइट में हमारे को पता होना चाहिए 8598 मीटर। 8598 मीटर हाइट है कंचनजंगा की। और ये भारत में पूर्ण रूप से अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगर भारत के ऑल ओवर देखें तो वो कौन सी है? गाढ़विनास्टिन, जिसको केटू कहते हैं, वो कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछें जो भारत में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और ऑल ओवर पूछे तो काराकोरम है। काराकोरम की कौन सी? केटू, गाढ़विनास्टिन। तो यहाँ पे प्रमुख पर्वत हमने पढ़ रहे थे, इसका माउंट एवरेस्ट पढ़ लिया, कंचनजंगा के बारे में जान लिया, धौलागिरी 8172 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, मकालू 8481 मीटर, और त्रिशूल। ये कुछ प्रमुख पर्वत है जो ग्रेटर हिमालय में हमारे को देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमारे को पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका हाइट हमने देखी 8848 से 8850 के बीच में। तो इसके अन्य नाम क्या है? इसको चोमालुंगमा कहते हैं तिब्बती भाषा में, क्योंकि ये तिब्बत के एरिया में भी आती है। और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी नाम तो इसका माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके नाम ज़्यादा इसमें बेटर रहेंगे बोलने, क्योंकि अंग्रेज़ों के नाम तो अंग्रेज़ों दिए भाई, ये लोकल नेम है जिनके जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनके द्वारा इसको सागरमाथा नेपाल में बोलते हैं, और चोमालुंगमा इसको तिब्बती नाम है। ये ज़्यादा बेटर रहेंगे वैसे। नेक्स्ट है नंदा देवी, जो उत्तराखंड है, वो नंदा देवी भी इसी में आता है, माउंट ग्रेट हिमालय में। नंदा देवी उत्तराखंड में 7816 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ग्लेशियर देखेंगे हम, ग्लेशियर कौन कौन से हैं हिमनद ग्रेटर हिमालय में। पर्वतों पर ग्लेशियर होता है क्या? वैसे पर्वतों पर जो बर्फ़ की चादर होती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर है जो ग्रेटर हिमालय में हमारे को देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर से बेसिकली क्या होता है कि इससे हम जो नदियों को पानी ग्लेशियरों से ही मिलता है ना। जो बड़ी नदियाँ हैं खासकर वो ग्लेशियरों से ही उसको पानी मिलता है। तो और क्या है यहाँ पे देखो, गंगा और यमुना का जो उद्गम है
वो इसके मध्य से ही होता है। जो हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं गंगा और यमुना, है तो नदियाँ सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो उत्तर भारत में सबसे प्रमुख रूप से इन्हीं नदियों को मानते हैं। गंगा और यमुना का इसके मध्य भाग में है, वो है ग्रेटर हिमालय के पास। अब इसके यहाँ पे हमने ग्लेशियर देख लिया, अब दर्रे आते हैं। दर्रे इंपॉर्टेंट होता है। दर्रे क्या है बेसिकली, जिनको दर्रों का नहीं पता वो थोड़ा सा मैं बता दूँ। पासेज होते हैं, जैसे दो पहाड़ियाँ हैं ना, उनके बीच से जाने वाला रास्ता, उनको हम दर्रे कहते हैं बेसिकली। तो दर्रे कौन कौन से हैं इसमें? बुर्जिला दर्रा हमारे को देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में जोजिला दर्रा लद्दाख में। देखो जब से ये यूटी चेंज हो गए तो यहाँ पे पहले हम जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में ही पढ़ते थे, जब से लद्दाख बन गया यूटी तो जोजिला दर्रा अब हम लद्दाख में पढ़ेंगे। और हिमाचल में इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल में कौन कौन से इसके प्रमुख दर्रे हैं? बारालाचा और शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा से ही सतलुज हिमाचल में एंटर होती है ना, तो ये हम याद रखेंगे। सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये हमारे को सिक्किम में देखने को मिलता है। ठीक है जी, पासिस हैं क्या वैसे, समझ आ गया ना? दो पहाड़ियों के बीच में जाने का रास्ता, जहाँ से मतलब इन पहाड़ियों को हम क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकते हैं। वर्षों पहले नदियों के द्वारा ही इनका निर्माण किया गया था। अब पहाड़ियों को हम चढ़ के पार तो कर नहीं सकते, तो दो पहाड़ियों के मध्य जाने का रास्ता जो होता है वो क्या होता है? ये बीच का रास्ता जो होता है ये पास होता है, दर्रे कहते हैं इसको ज्योग्राफी में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब पढ़ेंगे हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। यह शिवालिका के उत्तर में, इसको मिडल और लेसर हिमालय भी कहते हैं। यह शिवालिका के उत्तर तथा बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये क्या है? शिवालिका के उत्तर में और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई एल्टीट्यूड 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य है। इसका पश्चिमी विस्तार, वेस्टर्न जो इसका पार्ट है वो पीर पंजाल श्रेणी में है। और भी इसमें आता है, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी इसका हिस्सा आता है। मिड हिमालय की और भी मतलब श्रेणियाँ जैसे इसकी है, एक तो पीर पंजाल श्रेणी होगी, जैसे जम्मू कश्मीर में भी पीर पंजाल देखने को मिलती है और हिमाचल में भी पीर पंजाल देखने को मिलती है आपको। तो फिर नेक्स्ट है यह व्यास और झेलम नदियों के मध्य स्थित है, व्यास और झेलम के बीच में है। इसकी लंबाई जो है 400 किलोमीटर है। यह आगे जाकर ग्रेट हिमालय से मिल जाता है। ठीक है जी, मिड हिमालय जो है आगे जो हम वो कहाँ पर जाकर मिलता है? आगे जाकर ग्रेट हिमालय से मिल जाता है, मध्य हिमालय। इस पर कुछ दर्रे हैं। दर्रे कौन कौन से हैं? पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये बेसिकली कश्मीर में आते हैं। तो इस पर कुछ हमारे को मिडिल हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेसेस, पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, मसूरी है उत्तराखंड में, जहाँ सभी जाना चाहते हैं यूपीएससी क्लियर करके। चक्रोता हो गया उत्तराखंड में, अल्मोड़ा हो गया उत्तराखंड में, रानी खेत हो गया उत्तराखंड में, नैनीताल हो गया उत्तराखंड में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, डलहौजी हो गया हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमारे को मिड हिमालय में देखने को मिलते हैं, और हम भी इसी हिमालय में रहते हैं। घास मैदान, ग्रास लैंड जो है, इसमें कौन कौन से दिखने मिलते हैं? जैसे कश्मीर के कुछ है ग्रासलैंड, जिनको लोकल भाषा में मर्ग कहते हैं, है ना, मर्ग। तो इस ग्रासलैंड को ये बुग्याल कहते हैं उत्तराखंड में, ग्रासलैंड को। इसी ग्रासलैंड में जो मिड हिमालय में पाए जाने वाले कश्मीर में देखते हैं हम उन ग्रासलैंडों के क्या नाम, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। ये कुछ ऐसे ग्रासलैंड है जो कश्मीर में हमारे को देखने मिलते हैं। ग्रासलैंड यही उत्तराखंड में जाके बुग्याल के नाम से फेमस है। यहाँ पे जो चरवाहे भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं, है ना, गर्मियों में। तो एक उत्तराखंड में बुग्याल है, एक प्यार है, ये देखने को मिलता है हमारे को उत्तराखंड में। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो घाटियों के बारे में। घाटियाँ इसमें हमारे को मिड हिमालय में देखने को मिलती है। कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में मध्य हिमालय में स्थित है, उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी भारत देश का अभिन्न अंग है। तो कश्मीर का इतिहास शुरू होता है ऋषि कश्यप से, और मुग़ल, कश्मीर तो बहुत ब्यूटीफुल है।
जहांगीर ने कहा था गरे फिरदौस से बर्रे रूह जमी अस्त हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। मतलब अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। कहाँ पे? कश्मीर में। तो कश्मीर तो ब्यूटीफुल है और भारत का भी अंग है। और कश्मीर वैली में एक सॉइल पाई जाती है किरेवा सॉइल, जो कि केसर कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर के लिए सॉरी एप्पल के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो किरेवा सॉइल हम याद रखेंगे कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में, किस पीर पंजाल श्रेणी में। और काठमांडू वैली हमारे को देखने को मिलती है नेपाल में, वो भी इसी में आता है। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत घाटियाँ, ये भी हमारे को मिड हिमालय में ही देखने को मिलती है। शिवालिका जो है, बेसिकली शिवालिका शब्द जो है ना, शिव की जटाओं से आया है। शिव की अलका से शिवालिका बनता है, शिवालिका सीरीज। अन्य नाम क्या है इसका? बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय या उप हिमालय, सब हिमालयस के नाम से इसको जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिका। इसका विस्तार क्या है? मैदानों से ऊपर इसका विस्तार है। जैसे यहाँ पे विस्तार इसका पंजाब से कोसी नदी तक, इसका कोसी कहाँ? बिहार तक, पंजाब से बिहार तक। यहाँ कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना, बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी। तो पंजाब से बिहार तक, बिहार की कोसी नदी तक इसका विस्तार है। औसत चौड़ाई इसकी 15 से 30 किलोमीटर तक है। औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 900 से 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई रहेगी। ठीक है जी। अब घाटियाँ, घाटियाँ जो इंपॉर्टेंट है शिवालिका में, वो पूर्व में हमारे को द्वार के नाम से जाने को मिलती है, जैसे हरिद्वार और भी बहुत सारे द्वार आते हैं। जो पूर्व में घाटियों को द्वार के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम में दून के नाम से, जैसे देहरादून, क्यारदादून घाटियाँ हिमाचल में है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो हमने पढ़ लिया ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, निम्न हिमालय। सिडनी बुराड़ के अनुसार हम इस तरीके से भी 4 भागों में पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो पार्ट है कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीरी या पंजाब हिमालय। दूसरा हमारा चलता है कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिडनी बुराड़ के अनुसार इस तरीके से भी हम हिमालय की स्टडी कर सकते हैं। अब ये कश्मीरी हिमालय कौन कौन सा है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यह है हमारा हिमालय। तो कश्मीर हिमालय हमारा ये वाला भाग है, जो कि वेस्टर्न भाग है, जो सिंधु घाटी से लेकर सतलुज के बीच का एरिया, उसको हम कश्मीर हिमालय कहेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा कुमायूं हिमालय है, वो सतलुज से लेकर काली नदी, सतलुज से काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको हम कुमायूं हिमालय कहेंगे। और काली नदी से लेकर हमारी जो तीस्ता नदी है सिक्किम वाली, यहाँ से ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक तीस्ता है ना, तो इसके बीच का जो भाग है, इसको हम नेपाल हिमालय कहेंगे। और इस वाली ऊपर को तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है, पूर्वी भाग, इसको हम असम हिमालय कह सकते हैं। इस तरीके भी हम हिमालय की स्टडी कर सकते हैं। ये थ्योरी दी थी सिडनी बुराड़ ने, है ना। एक बार फिर से, कश्मीर और पंजाब हिमालय कौन सा है? सिंधु और सतलुज के बीच में। कुमायूं हिमालय सतलुज से लेकर काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। और असम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है जी, ये हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आगे क्या, अगर हम थोड़ा सा कश्मीरी पंजाब हिमालय के बारे में पढ़ें, इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हम याद रख सकते हैं, कौन सा भाग मतलब कश्मीरी पंजाब हिमालय का भाग है। तो यहाँ पे श्रेणियाँ है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। ये हमारा कश्मीरी पंजाब हिमालय का भाग रहेगा। कौन का? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। इसका विस्तार हमारे को कश्मीरी हिमालय का विस्तार 560 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंधु और सतलुज के मध्य में जो भाग है, इसको हम कश्मीरी या पंजाब हिमालय के नाम से जान जाते हैं। इसमें जो झील है, डल झील इंपॉर्टेंट है इसमें। और ग्लेशियर कौन कौन से इसमें आते हैं? सियाचिन, बालोटरा और हिस्पर। ठीक है जी, ये है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। तो साथ साथ में हम दर्रों की बात में इसमें पढ़ लेते हैं, कौन कौन से दर्रे इसमें आते हैं। बनिहाल, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा और पीर पंजाल, ये हमारे दर्रे हैं इंपॉर्टेंट। ये हमारे को देखने को मिलते हैं हमारे कश्मीर या पंजाब हिमालय में। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है, वो हमारे को देखने को मिलता है सतलुज से काली नदी तक, और 320 किलोमीटर का ये विस्तार है। इसमें इंपॉर्टेंट जो श्रेणियाँ हैं, सीरीज़ कौन कौन सी हमारे को देखने को मिलती है। श्रेणियाँ हमारी इसमें जो पंचप्रयाग है, वो भी इसमें आता है। उत्तराखंड से लेकर यूपी का पश्चिम भाग तक ये फैला है। इस पे जो इंपॉर्टेंट हमारी श्रेणियाँ हैं, वो कौन कौन सी आती है। देखो, त्रिशूल आ गया, त्रिशूल पर्वत, केदारनाथ
बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स हैं जो हमारे को कहाँ पर देखने को मिलती है, श्रेणियाँ कुमायूं हिमालय में। अब हम नेपाल हिमालय में देखें तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है जी। इसकी इंपॉर्टेंट चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू आती है। और इसमें घाटी, काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू इज़ फेमस फॉर टेम्पल भगवान पशुपतिनाथ। ठीक है जी। माउंट एवरेस्ट की हमने हाइट देख लिया, 8,848 मीटर, कहीं पर इसको 8,050 52 है ना, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट के बारे में 8,852 भी लिखा है कई बुक्स में। तो कंचनजंगा सिक्किम में है, ये नेपाल हिमालय का भाग रहेगा। ठीक है जी। सिक्किम ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में पूर्ण रूप से हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार जो है वो 720 से लेकर 750 किलोमीटर तक है। तीस्ता मंडी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग असम हिमालय का भाग है। इसमें से कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान और मेघालय। ये कुछ ऐसे भाग हैं जो असम हिमालय का भाग हैं। अब हम उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसमें हमारे को इम्पोर्टेंट चीज़ें, इस मैदान को प्रादेशिक भागों में भी बांट कर देखा जा सकता है। पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरे में हम गंगा का मैदान, तीसरे में हम राजस्थान का मैदान और चौथे में हम ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरीके से हम अपने जो यहाँ पे मैदानों हैं उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। गंगा का मैदान थोड़ा बड़ा है, इसको हम उत्तरी, ऊपरी, मध्य और निम्न करके 3 डिवीजन में और बांट सकते हैं। पिक की बात करें, उत्तर भारत का विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इतना बड़ा मैदान है भाई साहब, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, सेडिमेंट से, जो यह मिलाए से दक्षिण में तथा दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है। मिलाए के दक्षिण में तथा दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्षेत्रफल। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इसकी 150 से 300 किलोमीटर तक है। ठीक है जी। ये वाला इस मैप में हम देख सकते हैं कि ये है, जो सिंधु का मैदान है वो थोड़ा चौड़ा 300 किलोमीटर का है। पूर्व की साइड को ये 150 किलोमीटर है, क्योंकि इस साइड फिर वो नदियाँ सिकुड़ कर डेल्टा बनाती हैं, तो इस साइड थोड़ा कम हो जाता है। इस साइड जो है ये विशाल मैदान है 300 किलोमीटर का। अब हम पंजाब हरियाणा का मैदान देखेंगे। ये वे बेसिकली सिंधु का ही भाग है, जो क्योंकि सिंधु की सहायक नदी सतलुज, इसके बारे में, इसे हम पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। ये बेसिकली यमुना और सतलुज का विभाजक है जो इसके विस्तार को रोकती है। यमुना और सतलुज का विभाजक क्या है? इसके विस्तार को रोकती है। इसका क्षेत्र क्या आता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक। ये सारा किसका भाग रहेगा? हमारा पंजाब हरियाणा मैदान का भाग रहेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे को नदियाँ देखने को मिलती है 3 बेसिकली, एक सतलुज, रावी और व्यास नदियाँ। इन तीनों नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि सतलुज पर भाखड़ा बांध है, व्यास नदी पर पौंग डैम, यहाँ पर रावी नदी पर महाराणा प्रताप सागर। अब राजस्थान का मैदान देखते हैं हम। राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार हमारे को अरावली के दक्षिण में राजस्थान का मैदान 2 देशों तक फैला है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। यह मैदान बालू से बना है, जो रेगिस्तान वाला भाग है बालू सैंड से बना है। नदियाँ यहाँ पर प्रमुख है लूनी नदी और साबरमती आश्रम नाम सुना है आपने, महात्मा गांधी, और लूनी नदी, सल्ट लेक, ये राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं। लूनी नदी जो बेसिकली ये कच्छ के रन में जाकर मिलती है और वहीं पर गायब हो जाती है कच्छ के रन में। ठीक है। ये अरब सागर में नहीं जाकर मिलती है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। फिर आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, सेडिमेंट से,
गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार हमारे को यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसका जो विभाजक है, डिवीज़न है, वो 3 भागों से किया जाता है। नीमन गंगा का मैदान, लोअर गंगा प्लेन्स, ये पश्चिम बंगाल से बिहार तक, जगह हम याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से बिहार तक लोअर गंगा प्लेन्स के बारे में। और मध्य गंगा का मैदान यूपी से बिहार तक मध्य गंगा, और ऊपरी गंगा का मैदान उत्तराखंड से यूपी तक। इस तरीके से इसका डिवीज़न किया जाता है। तो ये हमारी गंगा नदी है, तो उत्तराखंड से यूपी तक इसको हम ऊपरी गंगा का मैदान, यूपी से बिहार तक मध्य गंगा का मैदान, और बिहार से पश्चिम बंगाल तक ये हमारा नीचे का गंगा का मैदान हो गया। और यहाँ पे जाकर फिर गंगा ब्रह्मपुत्र मिल के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका अन्य नाम है असम घाटी, असम वैली भी हम इसको नाम से जानते जाते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। और इसमें नदियाँ जो बेसिकली ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ ये आती है। कौन कौन सी ये नदियाँ हैं? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी, लोहित, मानस, सुबरसोरी, धनसिरी, दिहांग, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो कि ब्रह्मपुत्र के मैदान को बनाती है। ठीक है जी। अब दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार पढ़ेंगे हम। इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक इसके लिए ट्रिक भी है याद करने के लिए, ये ट्रिक है। कौन? पहले हम दक्कन के पठार को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? भाबर, तराई, भांगर, खादर। अगर इसके लिए हम ट्रिक याद करें तो भात बंदर खाएगा, इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। भ से भाबर, त से तराई, ब से भांगर और ख से खादर। ठीक है जी। ये बेसिकली क्या चीज़ है? देखो, ऊपर वाला भाग जो है भाबर, तराई, भांगर और खादर, इनके बारे में हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। क्या है ये? जैसे पर्वत है ना, ऊपर पहाड़, इसके नीचे के प्लेन एरिया वाली बात हो रही है। भाबर क्या है? इधर इस यहाँ से हम समझ सकते हैं ज़्यादा। भाबर यह शिवालिका के दक्षिण में है। इसका विस्तार क्या है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 15 किलोमीटर तक। 8 से 15 किलोमीटर तक जो है ये है। भाबर बेसिकली क्या है? कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इससे क्षेत्र में छोटी नदियाँ दिखाई नहीं देती। मतलब भाबर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा चट्टानें हैं, जिसके कारण वहाँ पे छोटी नदियाँ हैं जो दिखाई देती है, वो अंडरग्राउंड हो जाती है, तो इसलिए इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। ठीक है जी। तराई क्या है? तराई लो लैंड है, तमाई भी इसको कहते हैं वैसे, तराई या तमाई। ठीक है। इसकी चौड़ाई क्या है? ये 150 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है इसका। इसमें नदियाँ दिखाई देने लगती है, और इसमें फिर नदियाँ दिखाई देने लगती है जो नदियाँ ऊपर से गायब होकर नीचे निकलती है, और वहाँ पे वेटलैंड का निर्माण करती है, और वहाँ पे वर्षा भी ठीक ठाक होती है। तराई क्षेत्र में हाई फॉरेस्ट डेंसिटी होती है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है और नमी होती है। तराई वाली जगह में हमारे को 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। क्या चीज़? एक तो वहाँ पे जैसे कोई दलदली भूमि होगी जहाँ पर वो नदियाँ निकलेगी, फिर वहाँ पे हाई डेंसिटी फॉरेस्ट होंगे, बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर जो कीट पतंग जीव जंतु बहुत सारे होंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी वाली जगह है, नमी वाली जगह। तो एक तो नमी होगी, वेटलैंड होगी वहाँ पे। तो तराई से हम ये चीज़ें हम याद रखेंगे। जहाँ से नदियाँ सूख गई थी, ऊपर गायब हो गई थी, जब वो जहाँ आके निकलती है उस क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा भांगर। यह इस पुराने जलोढ़ मैदान के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पुराना जलोढ़ जिसमें उर्वरक क्षमता कम होगी, उसको हम भांगर क्षेत्र कह सकते हैं। जो बहुत साल पहले बहा के लाया गया, अब उसमें उर्वरक क्षमता कम है, पुराना जलोढ़ हो गया, वो पुराना हो गया। तो फिर आता है खादर। यह नवीन जलोढ़ होता है। नहीं, खादर से हम यहाँ पे खाद मतलब फर्टाइल है ना, तो नवीन जलोढ़ है। जलोढ़ के मैदान इस नाम से भी जाना जाता है। खादर क्या हुई? नई भूमि जहाँ पर नया जलोढ़ आया है। भांगर क्या हो? पुराना। और तराई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय, पहले प्रायद्वीपीय चीज़ क्या होती है? जैसे द्वीप होता है ना, जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है,
वैसे ही प्रायद्वीप पेनिनसुला जो होता है वो एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जो तीनों तरफ पानी से घिरा होता है। जैसे भारत का अगर हम देखें तो नीचे का भाग जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं वो भी तीनों जगह से पानी से घिरा है, जिसमें हम पूर्व में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी, पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है, वेस्ट में देखेंगे तो पश्चिम में देखें तो अरब सागर है, दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है। ये एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा है जो तीनों तरफ पानी से घिरा है। ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है जी। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमारे को? यहाँ पर हमारे को विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है, सतपुड़ा की चोटियाँ और छोटा नागपुर, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठारी भाग देखने को मिलता है ना। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट, पश्चिम की तरफ जो हमारा तट है उसको पश्चिमी घाट, पूर्व में जो तट है उसको पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। इनको हम वन बाई वन करके सारा प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत है, ये क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड, जैसे मैंने आपको एक थ्योरी समझाई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कि ज़मीन के टुकड़े कैसे नीचे से आके एक जुड़ गए, है ना। इसको मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसमें हम यही समझेंगे कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर है, चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। ये कुछ कीवर्ड है, इनको हम याद रख सकते हैं, इतना नोट डाउन करेंगे इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है 600 मीटर से 900 मीटर तक है। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। अब पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, सदन में इंडियन ओशन और उत्तर में क्या है इसका विशाल मैदान। बीच का जो भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है जी। प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है इसमें उच्च मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। जो मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो पार्ट आते हैं इसमें अरावली हिल्स, विंध्याचल पर्वत, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, ये सब सारे आते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि में। दूसरी तरफ दक्कन के पठार की बात करें तो इसमें सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, महाराष्ट्र का पठार और तेलंगाना का पठार, ये भाग है हमारे दक्कन के पठार के। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। जैसा कि अभी हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया है, तो प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती उच्च भूमि यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है मालवा पठार, अरावली पर्वत, मेघालय पठार, बुंदेलखंड से बघेलखंड, विंध्याचल पर्वत, ये भाग है हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि का। दूसरी तरफ हमारा प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में सतपुड़ा, तेलंगाना पठार, महाराष्ट्र पठार, घाटों में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। भारत के घाटों की बात करें तो भारत के घाट शुरू, जैसे भारत की जो तटरेखा है वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली है, पूरे पेनिनसुलर जो भारत प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ से। इसमें जो तटीय राज्य कौन कौन से हैं, अगर हम पश्चिमी तटीय राज्य की बात करें जो जिनकी सीमा अरब सागर से लगती है, तो इसमें से राज्यों के नाम हम जानते हैं कि गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी घाट में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जिनकी सीमा क्या है बंगाल की खाड़ी से लगती है, बे ऑफ बंगाल। अभी तक हमने भारत के घाटों के बारे में जानकारी ले ली। अभी तक हमने भारत के घाटों के बारे में पढ़ लिया, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक जितने भी घाट हैं, इन घाटों के अलग अलग नाम है। अब हम घाट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी घाट में जो राज्य आते हैं वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु देखे हमने। पश्चिमी घाट का अन्य नाम हमारे को देखने को मिलता है सह्याद्री। तो इसका विस्तार हमारे को, पश्चिमी घाट का विस्तार हमारे को 6 राज्यों में देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट का विस्तार हमारे को 6 राज्यों में देखने को मिलता है। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है।
तो इसका विभाजन दो भागों में किया जाता है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट का। अगर हम लंबाई की बात करें, पश्चिमी घाट की जो टोटल लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। एवरेज हाइट जो औसत ऊंचाई है इसकी 900 मीटर से 1200 मीटर तक। हिमालय के बाद की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर है तो यहीं देखने को मिलती है भारत में। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर देखने को मिलती है हमारे को? पश्चिमी घाट में, जिसकी औसत चौड़ाई कितनी है? औसत चौड़ाई जिसकी 15 से 80 किलोमीटर तक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता होती है मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले को कितने जीव जंतुओं की संख्या है, कौन कौन से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस मैप से हम समझ सकते हैं कि गुजरात को, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में। ठीक है जी। जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे इसको काटा जाता है। 16 डिग्री अक्षांश से ऊपर को हम उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात आ गया आपका, महाराष्ट्र और गोवा। इसमें हमारे को कुछ पर्वत देखने को मिलते हैं, महाबलेश्वर और कस्तूबाई, अजंता श्रेणी। गिर पर्वत देखने को मिलता है हमारे को सौराष्ट्र में। और गिर जो हिल्स है वो प्रसिद्ध है हमारा एशियाई शेरों के लिए। ठीक है जी। उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है उसकी लंबाई हमारे पास 1646 मीटर है, जो कौन सी है? कस्तूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलस्तुबाई। कौन कौन सी पहाड़ी हमने उत्तरी सह्याद्री में देखी? गिर पहाड़ी, अजंता श्रेणी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, कस्तूबाई और महाबलेश्वर। इसमें से जो कस्तूबाई है, ये कलस्तुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 1646 मीटर है। और उत्तरी सह्याद्री की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है महाबलेश्वर। ठीक है जी। दक्षिण सह्याद्री की बात करें तो इसमें से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सारा भाग आता है हमारा दक्षिण सह्याद्री में। सह्याद्री का विभाजन दो भागों में किया जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में कौन कौन सा हिस्सा आता है? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का। और दक्षिण सह्याद्री में जो हमारा हिस्सा आता है, कुछ गोवा का भाग, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का भाग। ठीक है जी। कुद्रेमुख, ये दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। इसकी हाइट हमारे को 1894 मीटर देखने को मिलती है। कुद्रेमुख दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, ये हम याद रखेंगे। और पुष्पगिरी, ये दक्षिण सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, इसके बारे में हम पता रखेंगे। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन? कुद्रेमुख, जिसकी हाइट 1894 मीटर। और पुष्पगिरी दक्षिण सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आता है। इसमें से कुछ प्रमुख पर्वत हमारे पास जैसे महेंद्रगिरी है, शिवराय की पहाड़ियाँ और कोलताई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नन्नामलाई की पहाड़ियाँ और जबादी पहाड़ी, ये कुछ इसके भाग हैं। अगर हम पूर्वी घाट का विस्तार हमारे को महानदी नदी से नीलगिरी हिल्स तक देखने को मिलता है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से नीलगिरी हिल्स तक देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। ये भी हम याद रखेंगे, लंबाई कितनी इसकी? 1300 किलोमीटर। पूर्वी घाट की औसत एवरेज जो हाइट है वो कितनी है? 615 मीटर। यह घाट नदियों के तीव्र बहाव के कारण कटा फटा और अनियमित है। तो जो पूर्वी घाट है वो क्या है? नदियों के तीव्र बहाव के कारण कटा फटा है और अनियमित है। जैसे हम देखते हैं ना, भारत का जो पूर्वी घाट है, भारत की स्लोप थोड़ा मतलब पूरब की तरफ ज़्यादा है, इसलिए अधिकांश नदियाँ जो है पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो इसी के कारण क्या है, इसका जो घाट जो है नदियों के तीव्र भाव के कारण कटा फटा है। शिवराय की पहाड़ियाँ जो है हमारे को तमिलनाडु में देखने को मिलती है। यारकाल हिल स्टेशन भी वहाँ पे देखने को मिलता है हमारे को शिवराय की पहाड़ियों के पास। अगर हम पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है विशाखापत्तनम,
1680 मीटर की ऊंचाई पर। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में है। इसकी हाइट है हमारे पास 1501 मीटर। आगे हम देखेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका विस्तार हमारे को देखने को मिलता है नर्मदा और ताप्ती के मध्य। नर्मदा और ताप्ती के मध्य हमारे को सतपुड़ा का विस्तार देखने को मिलता है। विंध्याचल के दक्षिण में और अजंता श्रेणी के उत्तर में स्थित है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसके दक्षिण में और अजंता श्रेणी के उत्तर में स्थित है। इसका विभाजन 3 भाग से किया जाता है। राजपीपला गुजरात से मध्य प्रदेश के बीच में, महादेवी श्रेणी जो मध्य प्रदेश में है, मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। से इस मैप में अगर हम देख सकते हैं तो ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जो ऊपर का भाग है। यहाँ पे जो हमारे पर्वत हैं ये है विंध्याचल पर्वत, और नीचे जो हमारी पर्वतमाला है इसको हम सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो हमारे को ये ड्रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी देखने को मिलती है, इसको हम ड्रिफ्ट वैली कहते हैं। यहाँ से एक नदी गिर जाती है जो कि अरब सागर में गिरती है, उसका नाम है नर्मदा। वैसे ही हमारे को सतपुड़ा से नीचे और अजंता श्रेणी के ऊपर, अजंता श्रेणी के ऊपर यहाँ पर एक नदी और देखने को मिलती है जो भी अरब सागर की तरफ गिरती है, उसका नाम है ताप्ती। तो यहाँ पर हम 2 नदियों के बारे में जान चुके। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो रिफ्ट वैली से होकर नदी जाती है उसे हम नर्मदा कहते हैं, और वो अपना पानी अरब सागर में गिराती है। और सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य नदी जाती है, उसका नाम है ताप्ती, की अपना पानी अरब सागर में गिराती है। महादेव और सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है उसे हम धूपगढ़ के नाम से जानते हैं, जिसकी हाइट 1352 मीटर है। यहाँ पे पूरा सतपुड़ा को बांटा गया है, देखो आप इस तरह से। विंध्याचल और सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। पहली हमारे पर यहाँ पे पर्वतमाला है राजपीपला श्रेणी, दूसरी श्रेणी यहाँ पे है महादेव श्रेणी, तीसरी श्रेणी है यहाँ पे मैकाल श्रेणी। यहाँ पर जो है अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान का है अमरकंटक, यहाँ से होकर पूरी भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। अमरकंटक के बारे में हम एक और जानकारी याद रखेंगे कि अमरकंटक जो है मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, और ये उद्गम स्थान है नर्मदा नदी का। और यहीं से थोड़ा सा अमरकंटक से थोड़ा सा आगे हम देखें तो यहाँ पर एक और नदी हमारे को देखने को मिलती है जिसका नाम है जोहिला नदी। ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने पीछे मैप में समझ ली। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी में जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसको अमरकंटक के नाम से जाने जाते हैं। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। वहीं से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है जी। महादेव जो है यहाँ पे, महादेव और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, और वो किस श्रेणी में आती है? महादेव श्रेणी में। ये महादेव की भी सर्वोच्च चोटी है, और पूरी सतपुड़ा श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है जी। अगर हम सतपुड़ा की ऑल ओवर बात करें तो दूसरी चोटी है अमरकंटक, पहली है धूपगढ़। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम और भी अच्छी जानकारी लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई डाउट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।